सभी विद्यार्थियों का समर्पण की फ्री क्लासों में एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। और प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि आप जो है पेन और कॉपी लेके बैठे और अपनी कॉपी में प्रत्येक जो बिंदु हैं उसको ध्यान से आप समझ करके और उसको नोट करते हुए चले। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने ये बात करी थी कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में और 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाग 3 में 12 से लेकर के और 35 तक जो है सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यानी भाग 3 में 12 से लेके और 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और भाग 4 में 36 से लेके 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और हमने ये देखा था कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यानी 36 से लेकर के और 51 तक ये जो तत्व हैं, निर्देश तत्व, इनको समझने के लिए या अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको 4 भागों में डिवाइड किया था। और वो 4 भाग कौन कौन से थे? आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व, दूसरा हमने देखा था सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देश तत्व, तीसरा हमने देखा था पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देश तत्व, और चौथा हमने डिवाइड किया था विश्व शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व। इस प्रकार से हमने क्या किया था कि 36 से लेकर के और 51 तक ये जो निर्देश हैं, इन निर्देशों को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। अभी मैंने आपको बताया वो चारों भाग कौन कौन से? आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व, दूसरा सामाजिक सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व, तीसरा पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी निर्देश तत्व, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व। तो इस प्रकार से हमने जो है इनको 4 भागों में क्या किया है? डिवाइड किया है। और जिसमें सबसे पहला भाग कौन सा था? आर्थिक न्याय या सुरक्षा संबंधी निर्देश तत्व। यानी जो निर्देश तत्व हैं हमारे संविधान में, जो निर्देश तत्व दिए गए हैं, उनमें हमारी सरकार को आर्थिक सुरक्षा से संबंधित या आर्थिक न्याय से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं, हम सबसे पहले उनका उल्लेख करेंगे। यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि आर्थिक न्याय या फिर आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, हमारे संविधान के अंदर जो है आर्थिक न्याय से संबंधित या आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो निर्देश तत्व दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, संविधान के अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय या फिर सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अब कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 39 में। यानी अनुच्छेद जो 39 है, इसमें आर्थिक न्याय और आर्थिक सुरक्षा, इन दोनों बात को नोट करो कि अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय या आर्थिक सुरक्षा संबंधी क्या दे रखे हैं? निर्देश तत्व दे रखे हैं। अब जो अनुच्छेद 39 हैं, अनुच्छेद जो 39 है, इसमें हमारे भारत में आर्थिक न्याय कैसे कायम हो, हमारे भारत में लोगों की आर्थिक सुरक्षा कैसे हो। आप देख रहे होंगे
कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे देश में जो है आर्थिक स्थिति को लेकर के क्या है, भेदभाव है। यानी हमारे गांव में, हमारे जो राज्य में, हमारे देश में कुछ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत गरीब होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो आर्थिक जो अन्याय है कि कुछ व्यक्ति अमीर होते जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति गरीब होते जा रहे हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए। तो इस प्रकार से ये जो आर्थिक अन्याय है, इस आर्थिक अन्याय को दूर करने के लिए हमारे यहाँ आर्थिक न्याय से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वो अनुच्छेद 39 में है। और उसमें जो पहला निर्देश है वो क्या है, ध्यान देना विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप इसको बिल्कुल एकाग्र होकर के, बिल्कुल ध्यान लगा करके सुने। जो पहला निर्देश है आर्थिक न्याय के लिए वो है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सभी नागरिकों को समान रूप से, सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन, यानी वो अपना जीवन यापन कर सके, उसके जो साधन है पर्याप्त, उन साधनों को प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी पहला जो आर्थिक न्याय से लेकर के जो निर्देश है वो क्या है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। इसमें 3 बातें हैं, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को, पहली बात। दूसरी, समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा जो निर्देश है आर्थिक न्याय से संबंधित वो कौन सा है, समुदाय के भौतिक साधनों का। अब आप देखते होंगे कि जो हमारा समुदाय है, हमारे जो देश में जो भौतिक साधन हैं उनका वितरण एवं स्वामित्व इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक यानी सभी का क्या हो, हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। दोबारा देखो, समुदाय के भौतिक साधनों का। अब समुदाय के अंदर भौतिक साधन क्या है, जैसे कोई भी नौकरी है या कोई भी रोजगार है तो उनका वितरण एवं स्वामित्व इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी सभी का क्या हो, हित हो। ऐसे नहीं है कि जो भौतिक साधन है, आप हमारे समाज में जो कुछ लोगों को तो आपने भौतिक साधन का वितरण कर दिया और कुछ लोगों को आपने वंचित रख दिया। आप खुद एक बार सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्तियों को तो भौतिक साधन का वितरण कर दिया और 5 व्यक्तियों को वंचित रख दिया, तो क्या आर्थिक न्याय स्थापित होगा? नहीं होगा ना। तो जो भौतिक साधन है उनका वितरण और स्वामित्व कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, ताकि सभी का क्या हो, हित हो। तो इस प्रकार से आप इनको याद करते हुए चले। और तीसरा निर्देश क्या है, देखो बच्चों, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का, यानी जो प्रॉपर्टी है हमारे देश में, जो संपत्ति है हमारे देश में, उस संपत्ति और जो उत्पादन के साधन हैं उनका इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हितों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। यानी हमारे भारत में जो संपत्ति है, अब संपत्ति में तो जमीन जायदाद, जो पैसे हैं, रुपए, धन दौलत सब आ जाती हैं। तो ये जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा जो उत्पादन के साधन है, जैसे उद्योग है या उत्पादन के जो भी अन्य साधन है जिनसे हम उत्पादन करते हैं, उनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि संपत्ति को यानी प्रॉपर्टी को और उत्पादन के साधनों को जो है एक व्यक्ति क्या कर ले, अपने पास में केंद्रीकृत कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी संपत्ति या हमारे उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाएंगे तो हमारे समाज का विकास रुक जाएगा। इसलिए ये निर्देश दिया गया है कि जो संपत्ति और उत्पादन के जो साधन हैं उनका इस प्रकार से केंद्रीकरण यानी एक व्यक्ति के पास में केंद्रीकरण न हो, सार्वजनिक हितों को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे, है ना। यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ही सारे संपत्ति को अपने पास केंद्रित कर लेगा तो क्या समाज के अन्य लोगों का विकास होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए संपत्ति और उत्पादन के साधनों का क्या नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगला निर्देश कौन सा है, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यदि हमारे भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना करनी है तो ये निर्देश दिया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यदि स्त्री और पुरुष दोनों समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान ही वेतन मिलना चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 देखो, श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। यानी जो अनुच्छेद 39 है, इस अनुच्छेद 39 के अंदर जो 5वां निर्देश है वो निर्देश क्या है, वो निर्देश है कि जो हमारे श्रमिक हैं, अब आप जानते हो कि हमारे भारत में अधिकतर लोग क्या हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। आप तो आप जानते ही हो ना कि हमारे भारत में अधिकांश लोग क्या हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो कहीं ना कहीं अपना काम करके और वहाँ से इनकम लेकर के और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत के श्रमिक हैं या जो बच्चे हैं यानी श्रमिकों के स्वास्थ्य का और उनकी शक्ति का और जो बालक हैं उन बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग ना हो, इस बात का भी सरकार क्या रखे, ध्यान रखे। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी, कोई भी संस्था हमारे श्रमिकों का और हमारे बालकों की सुकुमार अवस्था का क्या नहीं करे, आर्थिक दुरुपयोग ना करे। इस बात का भी सरकार ध्यान रखे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, जो अनुच्छेद 39 है इसमें ये 5 क्या दे रखे हैं, आर्थिक न्याय के निर्देश दे रखे हैं। यदि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है कि आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए, या फिर ये प्रश्न आ जाए कि संविधान में, आप प्रश्न को ध्यान से सुनो, कि संविधान में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए, दोबारा देखो, संविधान में आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं या कौन कौन से निर्देश तत्व दिए गए हैं। तो संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 39 है इसमें ये 5 निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 41 में क्या निर्देश है, ये 5 तो आपको याद करने हैं, लेकिन यदि आपका प्रश्न नंबर 4 में आता है तो आपको ये 5 निर्देश लिखने हैं, और यदि आपका प्रश्न नंबर 6 अंक में आता है तो फिर आपको 41, 42, 43 के और 48 भी आपको बताना पड़ेगा। ये कब बताना पड़ेगा, जब आपका प्रश्न किस अंक में हो, 6 अंक में आए। और यदि आपका प्रश्न 4 अंक में आता है, यदि 4 अंक में आए जब, तो ये 5 निर्देश बताने हैं, और यदि आपका प्रश्न 6 अंक में पूछे आपसे तो फिर आपको ये सारे निर्देश अनुच्छेद बताने हैं। अब देखो अनुच्छेद जो 41 है, अनुच्छेद 41 में क्या निर्देश दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके। इस बात का निर्देश है कि सरकार, जो राज्य है वो इस बात का ध्यान रखे कि प्रत्येक जो व्यक्ति हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या पा सके, रोजगार पा सके, ये निर्देश है। और 41 में निर्देश दूसरा कौन सा है, बेकार, यानी बेकार
या बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, इस बात का भी जो है राज्य ध्यान रखे। यानी यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास में कोई रोजगार नहीं है और वो बेकार यानी ठाला बेकार बैठा है, या कोई वृद्ध व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, वो इतना बूढ़ा हो गया कि अब वह काम करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। जब कोई व्यक्ति रोजगार नहीं कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेकारी। यदि मान लीजिए कि किसी कारण से कोई व्यक्ति रोजगार नहीं कर पा रहा तो उसे हम क्या कहते हैं? बेकारी कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति जो है इतना बूढ़ा हो गया कि अब वह काम नहीं कर सकता तो उसको हम वृद्धावस्था कहते हैं। और यदि मान लो कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि वह काम करने की स्थिति में नहीं है, कोई रोजगार करने की स्थिति में नहीं है, या अंगहीन हो जाए और वह काम करने की स्थिति में नहीं है, यदि मान लो किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए, पैर कट जाए या अन्य कोई अंग कट जाए और वह कोई रोजगार करने की स्थिति में नहीं है, तो बेकारी, वृद्धावस्था या फिर अंगहीन या फिर बीमारी, इस कंडीशन में क्या है कि जो सरकार है वो इस बात का ध्यान रखे कि उनको सार्वजनिक सहायता प्राप्त हो। उनको क्या करे सरकार? उनकी सहायता करे, उनकी आर्थिक मदद करे, ताकि वो लोग भी जो है अपना जीवन जी सके। तो बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, इस बात का निर्देश है। इसके बाद में देखो बच्चों, आगे देखिए, अब अनुच्छेद 42 में क्या निर्देश है? अनुच्छेद 42 में कौन सा निर्देश है? इसमें है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 में कौन सा निर्देश है? कि राज्य, जो भी सरकार होगी, यहाँ राज्य का अर्थ किससे है? कि जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की बने, चाहे वो बीजेपी की बने, जो भी सरकार होगी वह काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगी। यानी इस प्रकार का प्रबंध करेगी, इस प्रकार के यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगी, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिल सके? काम मिल सके। और ये प्रश्न एक बार IAS में पूछा हुआ है, एक बार IAS की परीक्षा में ये पूछा गया था कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा, यह निर्देश तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो ये निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। और 42 में एक और निर्देश है, और वो क्या है? ऐसी व्यवस्था करेगा, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। यानी जो हमारा राज्य है, हमारी जो सरकार है, वो इस प्रकार की व्यवस्था करे कि हमारे जो महिलाएं हैं तो वो प्रसूतावस्था यानी जब उनके बच्चा होता है तो उस कंडीशन में जो है वो कार्य ना करे, इस बात का भी सरकार ध्यान रखे। इसके बाद में देखो, अब है अनुच्छेद 43। अब अनुच्छेद जो 43 है, इसमें कौन सा निर्देश दे रखा है? अनुच्छेद 43 में तो देखो, अनुच्छेद 43 में देखो, श्रमिकों को यथोचित वेतन मिले, यानी कोई भी मजदूर, कोई भी श्रमिक यदि किसी उद्योग में, किसी कंपनी में या किसी संस्था में काम कर रहा है तो वहाँ उसको क्या मिलना चाहिए? यथोचित वेतन मिलना चाहिए। तो ये भी आर्थिक न्याय से संबंधित है ना, कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में या किसी भी जो है उद्योग में, व्यापार में यदि वो काम कर रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए? यथोचित वेतन मिलना चाहिए। यानी जो भी वो काम कर रहा है उसके अनुसार उसका जो वेतन बनता है वो उसको वेतन मिलना चाहिए। सरकार इस बात का ध्यान रखे। और ये कौन से में अनुच्छेद में है? 43 में। और 43 में अगला निर्देश क्या है? कि कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता हो।
और आपको एक बात मैं बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के अंदर जो है ये दो बातें और जोड़ी गई थी, एक तो ये और एक ये दो बातें और जोड़ी गई अनुच्छेद 43 में। क्या कि जो कमजोर वर्ग हैं, अब कमजोर वर्ग का मतलब क्या होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमजोर हैं, जो आर्थिक यानी गरीब हैं। तो जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं समाज के, उनके लिए सरकार क्या करे, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध करे। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जब किसी गरीब का शोषण होता है, किसी जो कमज़ोर का शोषण होता है, तो वह न्यायालय नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। तो उसको अब न्याय कैसे मिले? तो ये निर्देश है 43 में कि सरकार कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध करे। याद रखना, ये प्रश्न भी आया हुआ है आरएस के अंदर कि सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध करे। ये निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसके बाद में उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता हो, यानी आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो उद्योग हैं और जो उद्योगपति हैं, तो उस उद्योग में या उस संस्था में या उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है, वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो किसकी जेब में जाता है? उस उद्योग या संस्था या कंपनी के मालिक की जेब में जाता है और मजदूर को केवल वेतन दिया जाता है। इससे क्या हो रहा था कि जो मालिक थे वो बहुत पैसे वाले बनते जा रहे थे और जो मजदूर थे वो गरीब होते जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन करके और ये निर्देश दिया, एक तत्व लिखा कि जो उद्योग है, जो संस्थाएं हैं, जो कंपनी है और उसमें जो मजदूर काम करते हैं वो भी क्या होंगे? उसमें भागीदार होंगे। यानी उस कंपनी को, उस उद्योग या संस्था को जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में उसमें काम करने वाले मजदूर भी क्या होंगे? भागीदार होंगे। तो इस प्रकार से उद्योगों में या संस्थाओं के अंदर जो मजदूर हैं उनको भी क्या बनाया गया? भागीदार बनाया गया। यदि तुम्हारे को पूछा जाए परीक्षा में कि उद्योगों में श्रमिकों को भागीदार किस अनुच्छेद में बनाया गया है, तो अनुच्छेद 43 में। तो उद्योगों में कर्मचारियों की क्या होगी? सहभागिता होगी। और ये देखो मैंने अलग से लिख भी दिया है, इसको अनुच्छेद 43 के अनुच्छेद के नाम से जोड़ा गया है। यानी 42वां संविधान संशोधन करके और इस बात को अनुच्छेद 43 के रूप में जोड़ा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है, ध्यान दो, यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है औद्योगिक संस्थाओं में श्रमिकों की भागीदारी से। यानी जो उद्योग हैं, जो संस्थाएं हैं, जो कंपनी हैं, उसमें मजदूर भी क्या होंगे? भागीदार होंगे। उसमें श्रमिक भी क्या होंगे? भागीदार होंगे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 43 क में। तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 43 क यदि आपसे पूछा जाए तो आप गलती नहीं करेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 48 देखो, अनुच्छेद 48 क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से सुनो आप और इसको देखो, समझने की कोशिश करो। पहला निर्देश क्या है? कृषि व पशुपालन का आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। यानी जो राज्य है वो इस बात का ध्यान रखे कि कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाया जाए। यानी अब आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे अधिकांश लोग किसान हैं। अधिकांश लोग क्या है? किसान है, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं। जैसे आप जिस परिवार में रहते हो तो आपका परिवार भी क्या करता है? कृषि करता है और पशुपालन करता है। लेकिन जो कृषि है, जो पशुपालन है, उसको क्या बनाया जाए? आधुनिक बनाया जाए, वैज्ञानिक बनाया जाए। ये निर्देश है कौन से अनुच्छेद में?
48 में। तो अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जाए। इसके साथ साथ दूसरा निर्देश क्या है, गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने व वध रोकने का प्रयत्न होगा या प्रयत्न हो। यानी जो सरकार है उसको ये निर्देश है 48 में दूसरा कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले जो या फिर जो भार ढोने वाले जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधारी जाए। यानी जो दूध देने वाले जो पशु हैं या जो भार ढोने वाले पशु हैं, जैसे ऊंट है, गधा है, घोड़ा है जो कि भार को ढोते हैं, बैल है जो भार ढोने वाले पशु हैं, या जैसे दूध देने वाले पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है। तो जो दूध देने वाले और जो भार ढोने वाले जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधारी जाए और उनका वध रोका जाए, इस बात का निर्देश है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना 48 में दो निर्देश हैं, एक तो कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जाए, दूसरा दूध देने वाले और भार ढोने वाले जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधार की जाए और उनका वध रोका जाए। तो इस प्रकार से जो है ये जो अनुच्छेद थे ये किससे संबंधित थे, आर्थिक न्याय से संबंधित थे। और कल हम पढ़ेंगे सामाजिक न्याय और शिक्षा से संबंधित निर्देश तत्व, इनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज इतना ही। आप इस वीडियो को दोबारा से सुनें और इसको बार बार देखें और बार बार इसको पढ़ें। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपसे